जैसे जैसे चुनाव की जो तिथियां है नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का जो दौरा है या फिर कहें कि राजनीतिक जो सरगर्मी है वह काफ़ी बढ़ती ही जा रही है। अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लेकिन आज भी राजनेता चाहते हैं, कुछ राजनेता कि समय पे चुनाव हो जाए, जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और सिवान का भी आलम यही है कि कई दलों में देखा जा रहा है कि उठा पिटा पटक शुरू हो गई है। कई लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो कुछ लोग उधर से इधर आ रहे हैं, और इसको लेकर के क्या से लगाई जा रही है कि इस बार जो बिहार की सरकार है वो भी चाहती है कि समय पर चुनाव हो जाए। क्या कुछ कारण है, यह बिल्कुल जनता भी जानती है, और इसको लेकर के तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार क्यों चाहती है कि इस महामारी के बावजूद समय पर चुनाव हो जाए। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं सिवान के जेडीयू के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है एटीएन लाइव पर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को। और सर, पहला सवाल हमारा यह होगा कि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, बिहार की सरकार खास करके अगर नीतीश कुमार जी की बात करें जो मुख्यमंत्री हैं, क्यों चाह रहे हैं कि इतनी जल्द चुनाव समय पर हो जाए? ये बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सरकार है अपना काम कर रहा है। सरकार का अपना तरीका है, जब समय अवधि ख़त्म हो तो निर्वाचन आयोग को सूचित कर दे कि सरकार तैयार है चुनाव के लिए। परंतु जो आपका नज़र है महामारी कोरोना के तरफ जी, सरकार का भी ध्यान है उस तरफ, और सारी स्थिति को देखते हुए जैसे कि मेडिकल विभाग और भी जो वैज्ञानिकों का कहना है, यह बहुत चंद दिनों की नहीं बात है, इसी में ज़िंदगी जीना है। तो लोकतंत्र की बात है चुनाव, और ये संवैधानिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक तरीका से सरकार को बनना अनिवार्य होता है, और सरकार ही उस राज्य की अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो मुझे लगता है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव आयोग को ये नहीं कहे कि आप चुनाव करा दीजिए, स्थिति को देखते हुए आप अपना काम कीजिए, हमारी सरकार सक्षम है चुनाव कराने में। लेकिन जो अभी सर जो स्थिति बनी हुई है और जिसको लेकर के नीतीश जी भी चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो जाए, और जैसा कि तेजस्वी यादव का भी बयान आया था, पप्पू यादव का भी आया था, इन लोगों का कहना है कि पहले इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निपटें, लोगों को सुरक्षित रखें, उसके बाद हम चुनाव कराएंगे। तो इस पर अभी तक आपके किसी नेता का बयान नहीं आया है। इस महामारी कोरोना के जंग लड़ रहे हैं हमारे बिहार सरकार के योद्धाओं ने, और यह महामारी एक बिहार में ही नहीं है, पूरे देश और दुनिया में है। जहाँ तक सवाल है, महामारी बहुत व्यापक पैमाने पर जब साबित होने लगेगा खतरा, तो चुनाव नहीं हो पाएगा। अभी सर खतरा साबित नहीं हो रहा है, लगातार आपके ज़िले में भी लोगों की मौतों की संख्या बढ़ रही है, बिहार का वही आलम है। देखिए, ये तो खतरा है। मैं खतरा से हमेशा लोगों को सावधान करा रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हम और आप सभी लोग मास्क लगाकर काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। स्थिति सामान्य होगा चुनाव होगा, स्थिति विस्फोटक होगा नहीं होगा। स्थिति अगर गड़बड़ाएगी, ज़्यादातर संख्या बढ़ते जाएगी पॉजिटिव मरीजों की, तो चुनाव रुक भी सकता है। निश्चित रूप से जब विस्फोटक हो जाएगा तो चुनाव रुक सकता है, रुकना ही है। ये तो गृह विभाग का भी देखना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जो भाई अमित शाह जी हैं, उनकी भी पौनी निगाह है, पूरे देश पर है। सभी हालातों को देखते हुए उन्होंने कोई भी कदम बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। अभी सर जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है और जिस तरह से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है सही तरीके से कोरोना की जांच आपके ज़िले में हो रही है? अगर सिवान की हम बात करें तो देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सबको बात करना चाहिए। अभी जो जांच हो रहा है और जो चिकित्सा हो रहा है, उसी के बदौलत हमारे ज़िला, हमारे राज्य
का जो स्वस्थ होने का जो ग्राफ है अच्छा है। और जहाँ तक मृत्यु, क्या स्वस्थ होने का ग्राफ है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। कहने का मतलब है जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत चंद दिनों में फिर उनको इलाज होता है, निगेटिव हो जाते हैं। किस तरह का इलाज होता है आपका? आइसोलेशन पे हंगामा होता है, सांप निकलते हैं, कौन सा इलाज है ये? देखिए, यह तो बरसात का दिन है, हम बैठे हैं, हो सकता है जो कहीं बगल से आ जाए, तो इस सब की बात नहीं। सरकार और प्रशासन मुस्तैद है। और बहुत चीज़ मैं आपसे कहा, ये महामारी है, खतरनाक विषयों पर बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरह से हौसला बढ़ाना चाहिए। जो कुछ भी बिहार की संसाधन है, देश की संसाधन है, दुनिया की संसाधन है, मानव के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और बाकी तो सब अपना जो लोग योद्धा लोग हैं वो कर रहे हैं, उन पर भरोसा हम लोग को रखना भी चाहिए। चुनाव की अगर सर हम बात कर लें तो बिहार में तकरीबन 30 लाख के करीब जो हमारे मजदूर भाई हैं जो बाहर चले गए थे, आपने रोजगार तक उनको देने का काम नहीं किया था और वो आए हुए हैं। कितना असर डालेगा इस चुनाव पर? नीतीश जी के लिए कितना खतरा साबित हो सकते हैं वो हमारे भाई जो मजदूर बाहर से आए हैं फिर अपने घर? नीतीश जी के लिए कोई खतरा नहीं है। ये बिहार के लोग हैं और जो लोग इनको गुमराह किए थे, ये लोग अपने पेट के लिए जो बाहर गए थे और बाहर में जो इन्होंने महानगरों को सजाने का काम किया, अपनी पसीना बहाकर, जो लोग इनको फुसलाकर बहलाकर अपना काम करा लिए, जैसे दिल्ली में मतलब था तो फ्री का बिजली, फ्री का पानी दे देकर और लोगों ने अपना काम कराया। वो व्यवस्था आपने क्यों नहीं दिया? और मैं कहना चाहता हूँ, जब महामारी आया, कोरोना आया, तो वो लोग इनके भाग्य पर छोड़ दिया और झूठ मूठ का एक अफवाह भी फैला दिया। ये बिहार के लिए गाड़ियाँ खुल रही है, लोग रोडों पर दौड़ गए, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गया, वह विस्फोटक स्थिति हो गया जिसका हम लोग भुगत रहे हैं, बिहार के लोग भुगत रहे हैं। 15 साल से सर आपकी सरकार है, अगर उन बेरोजगारों को आपकी सरकार रोजगार दे दी होती तो शायद वो पलायन नहीं किए रहते, शायद वो आज दूसरे राज्य में जाकर काम किए नहीं रहते। आखिर आपकी सरकार ने क्यों नहीं सोचा? सुशासन की सरकार कही जाती है, विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, सरकार बहुत से लोगों को रोजगार देने का काम किया है और तो मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। उन्होंने बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए काम किया और सबको अवसर मिल रहा है काम के रोजगार का। निश्चित रूप से जो लोग बाहर से आए हैं उनको यहाँ पर व्यवस्था होगा। बहुत सा विभागों में काम शुरू हो गया है। ये तो बरसात का दिन है, दूसरे तरफ लॉकडाउन की, इसमें सारी चीज़ थोड़ा सा धीमी गति हो सकता है, फिर भी सरकार का जो अपना काम है, उनको रोजगार मिलेगा। जो लोग आए हुए हैं निश्चित रूप से मिलेगा। इस तरह का रोजगार मिलेगा। ये जो कैसे मिलेगा? जिस टाइप के जो लोग की कार्य क्षमता है, जिस तरह का जिनकी दक्षता है, उस आधार पर सरकार उनको काम देने का प्रयास कर रही है। आपने तो जो यहाँ पे सूता मिल जो था यहाँ पे उसे भी चालू नहीं कराया, फिर रोजगार कहाँ से आप देंगे? मैं कह रहा हूँ, जो आपकी बहुत सी बाहर की कंपनियों से बातें हुई है बिहार सरकार को और उन्होंने भरोसा दिया है बिहार में काम करने के लिए, और बिहार सरकार ने अपना धन भी लोगों को देने के लिए कहा है। आप भी एक लघु उद्योग कोई भी कर सकते हैं, उसमें बहुत मामूली इंटरेस्ट के साथ। इस तरह से लोगों को रोजगार मिलने की। अध्यक्ष जी, सूता मिल आपके सिवान में थी और आप ही की सरकार में नीलामी हो गई, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, उस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूता मिल का जो विषय था उसमें क्या हुआ, कोर्ट कचहरी क्या हुआ है, कोर्ट का क्या फैसला है, उस पर मैं न्यायिक कार्य प्रणाली पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि उसी ज़मीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज की निर्माण होना है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। सूता मिल जो था वो चालू नहीं हुआ और इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हो गया। कितना बहुत अच्छा आप लोगों ने सोच रखा है कि एक जो बेरोजगारों के लिए जो सूता मिल थी, कम से कम अगर छोटे रोजगार भी अगर लगा देते हैं तो कई लोगों के घरों में चूल्हा जलता।
अच्छा है इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, लेकिन उसके लिए जगह भी तो थे। आपने सूता मिल को अब नीलामी भी कर दिया। आज तक जिन लोगों ने नहीं सोचा था कि क्या नीतीश जी की भी सरकार में नीलामी हो सकती है, हमारी बेरोजगार लोग हैं, वो जो काम करना चाहते थे उनकी सूता मिल की नीलामी कर दी गई। आज बवाल मचा हुआ है, उनके वेतन नहीं मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार न्यूज़ चैनलों में या अखबारों में उनकी खबरें भी छप रही हैं। हम उनकी भावनाओं से अवगत हुए हैं और हमने भी उनकी बातों को पटना माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं उनको अवगत कराने का काम किया है। और जहाँ तक सवाल है वह सूता मिल का, वह पुराना जर्जर हो गया था, वह लगता है जो उसमें बहुत चीज़ करने की ज़रूरत थी, नई तकनीक से अब चालू करने का था। क्यों नहीं हुआ, यही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। तो अब उस पर बहुत मैं विषय पर बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका अध्ययन मैं नहीं किया हूँ जो किस पैमाने से उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको झूठा तो नहीं कहूँगा जो मैं ये चीज़ हो गया, लेकिन मैं उनके भावनाओं से अवगत हूँ। जो लोग उसमें काम किए हैं उनका मैं बात किया हूँ सरकार से, उनका जो पैसा बकाया उसको भी समय से मिल जाए और उनको जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। आप ही के रीजन में नीतीश जी की सरकार में ही, और ख़ास करके आपको बता दें कि आपका जो इलाका है, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, पचरुखी एक आता है जहाँ की चीनी मिल एक धुर ज़मीन बिक गई। बड़े बड़े जो भू माफिया हैं वो ज़मीन खरीदने का भी काम किए और आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये एक जनता पूछ रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र की भी जनता जानना चाहती है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। हम तो उस ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन में हिस्सा लिए थे। हम अपने पार्टी के माध्यम से उसमें धरना प्रदर्शन भी किए थे, जो आपको अवगत होंगे। और उस विषय को हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्याम बहादुर सिंह जी ने टेकअप किया। उस प्रकरण में उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था। अब उस विषय पर वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं अब उस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उस समय श्याम बहादुर जी का बयान आया था, आज भी हम लोगों के पास है। उन्होंने कहा था कि इस ज़मीन की नीलामी या फिर ज़मीन की बिक्री हम नहीं करने देंगे, इसके लिए भले ही हम अपनी जान को दे देंगे। लेकिन आज क्या हो गया, आज ज़मीन भी बिक गई, सब कुछ हो गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है। आप लोग का दायित्व बनता है इस पर जनता को सफाई दे कि आखिर क्यों ये ज़मीन बिक गई। और विधायक जी आज कहाँ हैं? जो विधायक जी कल तक उस ज़मीन के लिए मरने तक की बात कह दिए थे, आज वो विधायक जी कहाँ हैं? सर श्याम बहादुर सिंह कहाँ हैं? मैं तो कहता हूं जो मैं अपने पार्टी के झंडा बैनर के तहत वहां धरना देने का काम किया था, और उसमें जो नेतृत्व एक आदमी ने करता है, नेतृत्व तो एक आदमी करता है। वहां के हमारे स्थानीय विधायक हैं माननीय श्री श्याम बहादुर सिंह जी, उन्होंने उस बात को लेकर अपना इस्तीफा दिया। फिर इस्तीफा वो अपना वापस लिया। अब इस विषय पर क्या आगे की बातें हुई, तो ये तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए मान लिया जाए कि इस्तीफा दिया गया, फिर इस्तीफे को वापस लिया गया। मैं तो आपसे यही बात कहूँगा कि सारी प्रकरण का उस विषय में बात माननीय विधायक जी आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं, अच्छी तरह से तो उस विषय पर बता सकते हैं। अच्छा चलिए, अब हम चल रहे हैं थोड़ा सिवान की तरफ। सिवान जिले के जो अगर बिहार विधानसभा की बात कर लें तो अभी की क्या कुछ स्थितियां चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? बिहार विधानसभा चुनाव का स्थिति क्या है, हम लोग तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, अपना पार्टी का काम करते हैं। और चुनाव का बात आपसे हुआ, जो निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, अगर कल भी कराएगा तो हम आज तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। हमारे सभी मतदान केंद्रों पर बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। कल तक जो बीजेपी जो जेडीयू वो आरजेडी के साथ थी, पिछले अगर चुनाव की हम बात कर लें तो आप आरजेडी के साथ थे, और उस समय आरजेडी को लेकर के माइनॉरिटी समाज का अच्छा खासा वोट मिला था आपको। इस बार अब जेडीयू फिर चली गई है बीजेपी के साथ। बीजेपी वो पार्टी, आप लोग भी उस समय बोला करते थे कि सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने वाली पार्टी है, आरजेडी के लोग तो बोलते ही हैं। अब क्या वो आपके लिए सांप्रदायिक पार्टी नहीं रही, और फिर अब इस बार का क्या कैसा समीकरण रहेगा? देखिए,
2005 में हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे ना, और ये 1996 में गठबंधन हुआ था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, हम लोग के नेता थे आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो बहुत लंबा दिनों तक गठबंधन चला, और जब बहुत राजनीतिक पार्टी में देखते हैं मतभेद हो जाता है, कुछ बातों को लेकर हो गया, अलगाव हो गया, लेकिन बहुत कम दिनों में फिर एनडीए फिर हम लोग को एकजुट हो गया। चूँकि जिनसे अलग हुए थे उनको भी अफसोस था, हमको भी अफसोस था। बिहार की जो हालत बद से बदतर हो गई थी उसको अफसोस था या फिर डर था कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो लोगों का माइंडेड कुछ और होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, डर नहीं था, अफसोस था। ये बिहार का जो हालत बदतर हुआ था, जिसको हमने मिलकर काम कर रहे थे, अच्छा हो रहा था, वह चीज़ फिर कहीं गलत जगह जा रहा था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यू टर्न लिया। उन लोगों को मौका दिया था, ये आप उन लोगों ने भरोसा दिया था कि हम आपके साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, परंतु वे लोग आदत से बाज नहीं आए। जो लोग को जो आदत थी वे लोग अपने आदत छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लिया और कहा कि आप अपना काम देखिए, हम अपना काम देखते हैं। तो बिहार की 13 करोड़ जनता की जब सेवा करना है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने तरीका से किया है, जो सब लोग जानते हैं, सबका साथ सबका विकास। आप लोग सर लगातार कहते हैं कि 15 साल का जो लालू जी का शासन राज था वो जंगल राज था, तो क्या यह नीतीश जी का जो 15 साल का शासन काल जो है ये मंगल राज कहा जाएगा? इसे निश्चित रूप से कहा जाएगा। अपराध नहीं है इसमें? देखिए, अपराध तो पूरे मैं कहूँगा जे सतयुग से लेकर कलयुग तक अपराध रहा है। अपराध तो पूरे देश दुनिया में है, लेकिन आपके बिहार में 15 साल पहले किस तरह का अपराध होता था? संगठित गिरोह थे। आज अपराध जो हो रहा है एक अटेंडम कहिए तो भूमि विवाद, भाई भाई में मारामारी हो गया, लाठी चल गया। आपके बगल गोपालगंज में गैंगवार हो रहा है और वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। हो सकता है कि बड़ा कोई नरसंहार हो जाए और आप ही के विधायक जी का नाम भी आता है सामने। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहले की और इस बार की। पहले क्या था, नरसंहार होता था। 15 वर्षों में उस जंगल राज की जो बात की है, 118 नरसंहार हुआ। आपके भी जिला में देखे मजहिदा और एक ताहिरा में हुआ था। किस तरह से हुआ था? संगठित घटनाएं होती थी, एकदम माने प्रयोजित घटनाएं होती। लेकिन सर एक चीज़ आपको बता दें कि आप ही की सरकार में जो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हो गई, व्यवसायी जो भाजपा के नेता थे श्रीकांत भारती की हत्या हो गई, चंदा बाबू के बेटे जो बेचारे कई दिनों से गायब रहते थे, अचानक आपकी सरकार आई तो वो सामने आए, फिर उनकी भी हत्या कर दी गई। इस तरह के कई ऐसे मामले हैं। तो क्या ये कौन सा सुशासन बाबू की सरकार है? वही मैं कह रहा हूँ। ये तो मुख्य लोग की आरजेडी शासनकाल में हत्या नहीं हुई और आपकी सरकार आई तो उसमें हत्या हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे चंदा बाबू के 2 पुत्रों की तेजाब से नहलाकर हत्या कर दिया गया था, और एक जो गवाह थे, सरकार की क्या है, जो लोग गलत किए हैं उनको दंड मिलेगा, कानून अपना काम करेगा। यह सरकार न किसी को फंसाने का काम करती है और जो अपराधी है ना उनको बचाने का काम करती है। अपराधी व्याकुल थे साक्ष्य मिटाने के लिए, और गवाह राजीव रोशन शायद नाम था, वह नौजवान को मार दिया लोग। ये तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि आप ही की सरकार में सिवान के लोग को याद आता है। और देखिए कि किस तरह की बात है, हमारी सरकार में हुई है निश्चित रूप से, लेकिन सरकार ने उन लोगों को पत्ताल से खोज कर कानून के हवाले करने का काम किया है। अपराधी पक्ष से नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जाति के हो, अपराध अगर करेंगे तो कानून उनको हिसाब कर देगा, निश्चित रूप से सुशासन की सरकार। अब हम बात करते हैं आपके बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की। जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से जो पिछले चुनाव में लड़े थे बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे जी के भाई बच्चा पांडे एलजेपी के उम्मीदवार थे बड़हरिया से, जिसमें आपका भी क्षेत्र आता है।
आज वो आरजेडी की सदस्यता को ग्रहण कर लिए। अब क्या होगा? क्या विधायक श्याम बहादुर सिंह के लिए कितना खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए, वह भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी के रूप में चुनाव लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी से। उस समय का जो समीकरण था उसके आधार पर उनको बढ़िया की जनता ने वोट किया था और उन्होंने अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया है। और बढ़िया से आप कहते हैं जो वो चुनाव लड़ेंगे, तो अगर बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनको स्वागत करता हूं, आ जाएं। उनका भी यह क्षेत्र देखे हुए हैं, यहाँ का भौगोलिक और राजनीतिक, और बढ़िया की जनता भी उनको देखी हुई है, पहचानती है। आप चुनाव लड़ने आए थे गुठनी से बढ़िया, बीच में 2 विधानसभा पड़ता है, और चुनाव हारने के बाद जो आप गए तो फिर चुनाव लड़ने के समय आप बढ़िया में आ रहे हैं, तो बढ़िया की जनता आपको अगरबत्ती लेकर पूजा करने के लिए तैयार है। लोकतंत्र का प्रहरी यहाँ बैठा हुआ है जनता। लेकिन उनके भाई टूना पांडे तो लगातार रहे हैं जनता के बीच में। अब टूना पांडे जनता के बीच में रहे हैं तो वो तो विधान पार्षद है ना, पूरे सीवान जिला में है ना, तो वो तो विधान पार्षद ही करते हैं। उनका काम तो सीवान की जनता देखती है ना, जब सीवान में क्या क्या करते हैं और देश दुनिया में क्या क्या करते हैं, उनके कारनामे को तो आप लोग के माध्यम से हम लोग देखे हैं। क्या करते हैं बताइए थोड़ा। अब क्या करते हैं भाई, तो वो तो आप लोग के माध्यम से हम लोग देखे हैं क्या क्या करते हैं, क्या उनकी राजनीति है, क्या उनकी बात है। आज फिर भी तो बने हुए हैं आपके बीजेपी में, नीतीश जी का विरोध करते हैं, आपके नेता का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके गठबंधन में खूंटा गार करके जो कहा जाता है उस तरह से बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों बीजेपी नहीं कुछ कर रही है उन पर? अभी तो बीजेपी जवाब देगी जो उनको क्या कर रही है, उनको क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के आला कमानों ने उन्हें छूट दे दी है कि नीतीश कुमार पर जम करके भड़ास निकालिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बीजेपी एक बहुत ही सिस्टम की पार्टी है और निश्चित रूप से उनको यह छूट नहीं मिला है। लेकिन कुछ लोग नहीं होते हैं, बौरा जाते हैं, उनकी कहीं पर शरीर है या कहीं पर उनका मन है उनका शरीर है भाजपा में, लेकिन काम है उनका राजद में। हम लोग ने देखा है ना लोकसभा चुनाव में किस तरह से उनका बयानबाजी होता था, किस तरह से भूमिका होता था, ये सब हमने देखा है। हम तो बहुत चीज़ को अध्ययन किया है और हम इस बात को कहना चाहता हूँ, चंद दिनों की बात है, वो भी वहीं चले जाएंगे जहाँ वो अपने भाई को भेजे हैं। टूना जी चले जाएंगे आरजेडी में? निश्चित जाएंगे। वो अपने भाई को भेजे हैं वहाँ पानी थाने के लिए, और जब वहाँ स्थिति जब उनको मालूम होगा तो ये भी चले जाएंगे। क्या होगा बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से? अब तो ज्वाइनिंग कर ली है, चर्चा है कि अब टिकट भी लेकर के आएंगे, तो क्या वो चुनाव जीतेंगे? देखिए, अगले बार जितना वोट से वो चुनाव हारे थे उसके दूना वोट से चुनाव इस बार बढ़िया में हारे। लेकिन पिछले बार आपके साथ आरजेडी था, माइनॉरिटी वोट पूरा साथ आपके साथ था, इस बार आपके साथ नहीं है। कितना आपको मुश्किल होगा बढ़िया के लिए? बढ़िया के लिए हमारे एनडीए को कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। जितना वोट से वह चुनाव उस बार हारे थे उसके दूना वोट से फिर चुनाव हारने का काम करेंगे, और उसके बाद फिर तीसरे बार बढ़िया में चुनाव लड़ने के लिए वह गुठनी से यहाँ नहीं आएंगे। एक चीज़ और है सर कि बच्चा पांडे जब आरजेडी में शामिल हुए हैं तो इतनी घबराहट आप लोगों को क्यों हो गई है? कहाँ घबराहट है भाई? आपके दल के लोग घबराहट हो गई है। हमारे दल का किसी को घबराहट नहीं है। जनता दल यूनाइटेड घबराने वाली पार्टी नहीं है, और इसका एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करता है, लड़ता है, घबराता नहीं है। एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे कि आरजेडी में वो शामिल हो गए, उनके भाई अभी बीजेपी में बने हुए हैं। अब ये बताइए कि अगर चुनाव तक वो बीजेपी में बने रहे तो क्या वो अपने भाई का साथ देंगे, बच्चा पांडे का साथ देंगे, या फिर एनडीए गठबंधन का साथ देंगे? ये हम आपसे जानना चाहते हैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते। अब उनकी नीयत जाने,
हम उनकी साथ की क्या उनसे कोई उम्मीद रखना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा एनडीए को, मैं कह देना चाहता हूँ। वे विधान पार्षद माननीय टूना पांडे मतलब कि आपके लिए टूना पांडे जी खतरा भी साबित हो सकता है। माननीय टूना पांडे जी से एनडीए को अगर कुछ उम्मीद करना होगा तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा ना भैया। अब क्या बच गया है, ये तो एक टेक्निकल मामला है। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं उन्हें बाहर कर रही है, क्यों पार्टी में रखी हुई है? बीजेपी उनको चारा नहीं दे रही है, चले जाएंगे। बीजेपी में उनको कोई महत्व नहीं है, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा हम दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें। अभी जो निर्दलीय विधायक जो जीते हैं, जो आपके पार्टी के कैंडिडेट को जिन्होंने हराया था, कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, उनका कहना है कि 2 दिनों पहले जो इंटरव्यू हुई थी कि बीजेपी का टिकट हमारा ओके है, कन्फर्म है, बीजेपी के सीट पे ही हम वहाँ सब चुनाव लड़ेंगे। तो फिर जेडीयू कहाँ जाएगी? जेडीयू की सीट है वो दरौंदा। देखिए, मैं बंटी जी बतला देना चाहता हूँ, अभी कौन सीट पर बीजेपी लड़ेगा, कौन सीट पर जेडीयू लड़ेगा और कौन प्रत्याशी बनेगा, जेडीयू का कौन प्रत्याशी कहाँ से बनेगा और बीजेपी का प्रत्याशी कहाँ से कौन बनेगा, इसका कोई अभी कखगा नहीं हुआ है। लेकिन वो तो सीट आपकी सीट है ना, जेडीयू की सीट है, ये हमारे पूछने का मकसद है। मैं आपसे इसी बात को कहना चाहता हूँ, यह सारी चीज़ को 243 विधानसभा सीटों की बात पटना में चल रही है। कितने सीट पर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी उतरेंगे और कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन दल रहेंगे और जनता दल यूनाइटेड के साथ कौन कौन रहेंगे, ये लोग अपना फैसला कर रहे हैं। चिराग आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या लगता है? चिराग जी लोक जनशक्ति पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह अपना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंग हैं, तो हमें लगता है कि गठबंधन में है तो है। तो दरौंदा सीट को आप छोड़ भी सकते हैं अगर ऊपर का निर्णय हुआ तो। देखिए, हम लोग तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित सिपाही हैं ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उनके नेतृत्व में चुनाव बिहार में होगा और हम लोग के गठबंधन के नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और इस गठबंधन के आदरणीय नेता भाई अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कह दिया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा चुनाव। और नीतीश कुमार जी का जब फैसला हो जाएगा जो फलना सीट जेडीयू लड़ेगा, फलना सीट बीजेपी लड़ेगा, फलना सीट पर फलना उम्मीदवार होगा, फलना सीट पर तिल्ला होगा, तो वह तो एनडीए के कार्यकर्ता उस पर लग। इस तरह का कुछ प्लान होगा कि बीजेपी के खाते में जाए तो उस पर आपकी सहमति होगी? कोई भी सीट पर अगर बंटवारा होने के बाद बीजेपी का चला जाएगा, जेडीयू का चला जाएगा, उसमें कोई बट नहीं। इतनी पुरानी सीट दरौंदा की है, उसको आप छोड़ देंगे? इतनी पुरानी सीट जब वो लोकसभा का सिवान में छोड़ दिया, आज जेडीयू को दे दिया, जेडीयू का लोकसभा का उम्मीदवार इतने शानदार वोटों से चुनाव जीत गया, तो ये सब एक सीट विधानसभा पर क्या नहीं हो सकता है। बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा करने की राजनीति हो रही है, उसमें कोई भी सीट का लेनी देनी कुर्बानी हो सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि बहुत देर तक बातचीत भी हुई। जो जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं इंद्रदेव सिंह पटेल, कई मुद्दे पर बातचीत हुई, चाहे बहड़िया विधानसभा क्षेत्र का मामला हो, चुनाव को लेकर के भी बातचीत हुई कि क्या वाकई कोरोना जैसी महामारी से पहले निपटना चाहिए या पहले चुनाव कराना चाहिए। तो साफ तौर पे इन्होंने कहा भी कि अगर विस्फोटक स्थिति अगर होगी तो हमारे नेता जाहिर तौर पर आने वाले समय में इसकी तिथि बढ़ा भी सकते हैं। दरौंदा चुनाव पर भी बातचीत हुई कि क्या जिस तरह से कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह का एक इंटरव्यू आया था और उसमें हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी टिकट मुझे देगी और मैं दरौंदा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। साफ तौर पे आज वो बात बिल्कुल क्लियर उस समय होगी जब इंद्रदेव सिंह पटेल ने यह कह दिया कि जब सिवान की लोकसभा की सीट जब बीजेपी जेडीयू को दे सकती है तो फिर अन्य जगहों पे सीटें क्यों नहीं चेंज किया जा सकता है, आखिर वो भी हमारे गठबंधन से ही आएंगे। तो जाहिर तौर पे अब देखना यह होगा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या वो अपने नियत समय पर होंगे या फिर कुछ तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। और ख़ास करके अगर चुनाव हो रहे हैं
तो सीवान के कई सीटों पर देखा जा रहा है कि उम्मीदवारों को लेकर के घमासान मची हुई है। अगर एक तरफ बात करें बढ़िया विधानसभा क्षेत्र की, तो बच्चा पांडे के आरजेडी में शामिल होने के बाद से काफ़ी वहाँ पे उठापटक सी मच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ उनके बड़े भाई टुन्ना जी पांडे आज भी बीजेपी में बने हुए हैं, दूसरी तरफ उनके भाई आरजेडी में। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार चुनाव में क्या टुन्ना पांडे एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी को साथ देंगे या फिर अपने भाई बच्चा पांडे को जिताने के लिए आरजेडी का साथ देंगे। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीवान जिले की जो राजनीति होगी विधानसभा चुनाव में किस तरफ और कौन सी करवट लेती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN।